आज हम जानेंगे कैसे अमित शाह जी 21वीं सदी के चाणक्य बन गए और वीडियो के बीच में हम आपको उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते रहेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए उसको सब्सक्राइब भी करिएगा। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वे भारत के गुजरात राज्य के गृह मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रह चुके हैं। शाह जी का जन्म 22 अक्टूबर 1964 के महाराष्ट्र के मुंबई में एक व्यापारी के घर हुआ था। वे गुजरात के एक रईस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मेहसाणा में शुरुआती पढ़ाई के बाद बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए वे अहमदाबाद आए, जहां से उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में बीएससी की। उसके बाद अपने पिता का बिजनेस संभालने में जुट गए। राजनीति में आने से पहले वे मनसा में प्लास्टिक के पाइप का पारिवारिक बिजनेस संभालते थे। वे बहुत ही कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में जुड़ गए थे। 1982 में उनके अपने कॉलेज के दिनों में शाह जी की मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से हुई। 1983 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और इस तरह उनके जीवन में राजनीतिक रुझान बना। अब वक्त है कुछ दिलचस्प सच जानने का। अमित जी शतरंज खेलना पसंद करते हैं और वह गुजरात चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। इस महान राजनेता के पिता का नाम अनिल चंद्र शाह बताया जाता है और उनका अपना एक व्यापार हुआ करता था। इनकी मां का नाम कुसुम्बा था और उनका क्या पेशा था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं इनकी पत्नी का नाम सोनल है और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम जय शाह है और वो पेशे से एक व्यापारी है। जय ने निर्मा विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है। अमित शाह ने अपने कॉलेज के दिनों में ही राजनीति में आने का फैसला ले लिया था और साल 1983 में ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे। वहीं आरएसएस से जुड़ने के बाद साल 1986 में ये बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए और इन्होंने पार्टी के लिए प्रचार का कार्य करना शुरू कर दिया। इनको साल 1997 में पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया था, जिसके बाद इन्होंने गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और इन्हें इस चुनाव में जीत भी मिली। फिर इन्होंने इसी सीट से लगातार 3 बारी और चुनाव लड़कर अपनी जीत दर्ज करवाई। गुजरात के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी पार्टी को जीत मिली तो पार्टी ने शाह को राज्य के कई मंत्री पदों की जिम्मेदारी दे दी। जिस वक्त शाह को ये मंत्री पद दिए गए थे तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब हम आपको उनके बारे में दूसरा दिलचस्प सच बताते हैं। अमित शाह जी का नाम उन राजनेताओं में आता है जिन्हें सरकार के द्वारा Z+ सुरक्षा दी जाती है। शाह के साथ हर वक्त 25 कमांडो रहते हैं जो उनकी सुरक्षा करते हैं। एक ही राज्य से ताल्लुक रखने वाले शाह और मोदी जी एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। वहीं साल 2014 में हुए लोकसभा चुनावों में शाह ने अपनी पार्टी और मोदी जी के लिए प्रचार का कार्य किया था और इन चुनावों में अपनी पार्टी को शानदार जीत भी दिलवाई थी। इसके अलावा इन्होंने पार्टी के अन्य नेताओं के लिए भी प्रचार का कार्य किया था। साल 1991 में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के लिए भी चुनाव जीतने की रणनीति तैयार की थी। अमित शाह ने लोकसभा चुनावों में अपनी पार्टी का विजय बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। वहीं उसी साल यानी 2014 में इन्हें पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई थी, जिसके बाद इनकी अध्यक्षता में पार्टी ने कई राज्यों में चुनाव जीते और साल 2016 में एक बार फिर इनको दोबारा से इस पद के लिए चुन लिया गया था। परंतु 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार के नए कैबिनेट मिनिस्टर में अमित शाह को गृह राज्य मंत्री बनाया गया। साल 2017 में इन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा में भेजा गया था और इस वक्त ये राज्यसभा के सदस्य भी हैं। इन्हें गुजरात राज्य की सीट से राज्यसभा भेजा गया है। मोदी जी के दायां हाथ कहे जाने वाले अमित शाह जी ने सन 2019 के लोकसभा चुनावों में गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर CJ चावड़ा को पीछे छोड़ते हुए 5 लाख से भी अधिक वोटर्स के मार्जिन से जीत हासिल की है, जिसके चलते उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के 4,83,000 वोटर्स का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस चुनाव में मुख्य रूप से मुकाबला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एवं कांग्रेस के डॉक्टर CJ चावड़ा के बीच था, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी ने जीत हासिल की। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक अमित शाह जी ने
69.7% वोटर्स प्राप्त किए, यानी इसमें अमित शाह को लगभग 8,80,000 वोटर्स हासिल हुए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह ही 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अमित शाह ने बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति तैयार की थी। बीजेपी का चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी की मेहनत के चलते ही नरेंद्र मोदी जी को 303 सीट्स के साथ पूरे देश में पूर्ण बहुमत मिला है। मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी एक बार फिर हिट हो गई और भारत देश में मोदी लहर की क्रांति आ गई। काफी सारी रैलियां की थी जिसमें उन्होंने जनता को यह विश्वास दिलाया कि मोदी जी एवं उनकी सरकार ही देश के विकास को आगे बढ़ा सकती है, और इस विश्वास के चलते ही चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सफलता हासिल की और गृह राज्य मंत्री का पद हासिल किया। और अब वक्त हो गया है उनके बारे में तीसरा सच जानने का। अमित शाह आज भी भले ही राजनीति में एक जाना माना चेहरा बन गए हों, लेकिन उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में बतौर एक स्टॉक ब्रोकर भी कार्य किया था। अमित शाह ने गृह मंत्री का पद ग्रहण करते ही सबसे पहले जम्मू कश्मीर का आतंकवाद खत्म करने की ठान ली, जो कि भारत देश के लिए नासूर बन चुका था। जम्मू कश्मीर को दबाए रखने और वहां के बढ़ते हुए आतंक रोकने के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर में 35A का उन्मूलन किया और उन्होंने धारा 370 खत्म कर दी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का मुख्य हिस्सा भारत में जोड़ लिया गया। धारा खत्म होने के बाद वहां पर नए नियम बनाए गए और नए नियमों के अनुसार भारत में एक राज्य और शामिल किया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर से लद्दाख को भी अलग कर दिया गया। यह महत्वपूर्ण काम देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंजाम दिया गया। देश को एक सबसे बड़ा झटका दिया, लेकिन देश में से आतंकवाद और गैर कानूनी अपराध को कम करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया जिसे NRC का नाम दिया गया, जिसके तहत उन्होंने देश में से कुछ ऐसे बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की बात कही जो देश में अनाधिकृत रूप से कई सालों से रहते आए हैं, जिसके लिए उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए असम में रहने वाले लोगों की नागरिकता की जांच पड़ताल की ताकि विदेशियों को पहचान कर उन्हें वापस उनके देश पहुंचाया जा सके। भारत में कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर नक्सलवाद को लेकर भारतीय नागरिक बेहद परेशान थे, जिसमें से एक छत्तीसगढ़ में हुआ एक बहुत बड़ा धमाका था जो नक्सलवादियों द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसके बाद अमित शाह ने नक्सलवादियों को उन्मूलन करके भारत से खदेड़ कर रख दिया। उन्होंने नक्सलवादियों को यही संदेश दिया कि यदि वे देश में रहना चाहते हैं और सरकार से बचना चाहते हैं तो वे अपने हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं, ताकि हम उन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे और उन्हें देश का नागरिक बना कर रखेंगे। उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई जिस पर अमल करना नक्सलवादियों के लिए महत्वपूर्ण हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।